Assalamu alaikum. We are putting this class for revision of some new topics और syllabus revise हुआ था 2023 में, 2022 में हुआ था 2023 के लिए, और इसमें इन्होंने कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो सिलेबस में ऐड किए थे। देखो, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए उसमें तीन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो नए ऐड हुए वो कौन से हैं? लीनियर मोमेंटम, डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड स्पेस फिजिक्स। हमने तीनों टॉपिक्स किए हुए। तो आज का मेन टाइटल है वो इनकी एक रिवीजन है, क्योंकि इन तीनों टॉपिक्स के कल पेपर जो है, पेपर 2 जो है, उसमें इनके आने का चांस है। सबसे पहले मोमेंटम का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो कि देखो, मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। हमारे कोर्स में अभी सिर्फ लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम इन अ स्ट्रेट लाइन। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसका सिंबल होता है P। इसका फॉर्मूला देखो, मास इंटू वेलोसिटी, यूनिट है केजी ms -1 और न्यूटन इंटू सेकेंड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि वेलोसिटी की होती है। मोमेंटम की टॉपिक में एक साइडवे टॉपिक है, आइसोलेटेड सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है जिस पर बाहर से कोई फोर्स इफेक्टिव ना हो, लग तो रही हो भले, लेकिन द फोर्स इज नॉट इफेक्टिवली एक्टिंग इनसाइड द सिस्टम। यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएं और बाहर से कोई फोर्स ना लगे। देखो, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। फिर आ जाता है इम्पल्स। देखो, इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स का फॉर्मूला देखो, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का यूनिट सेम है और वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। अब यहाँ इसकी एक सिंपल सी वैल्यू देखो, अगर कोई चीज रीबाउंड करती है तो आप जब उसका इम्पल्स निकालेंगे तो चूंकि वेलोसिटी रिबाउंड होगी तो दोनों मोमेंटम्स ऐड हो जाएंगे। अगर इम्पल्स जीरो हो तो उसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसकी एक एग्जांपल देखो, एक गैस मॉलिक्यूल एक यूनिट से कोलाइड करता है और रिबाउंड करता है। जब आप उसका इम्पल्स निकालेंगे तो इम्पल्स उसका 2mv होगा। वेलोसिटीज ऐड क्यों होंगी? क्योंकि दोनों वेलोसिटीज की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो साइन डिफरेंट अपोजिट है ना। अब देखो, जैसे एग्जांपल है, अब यहाँ नीचे आते वक्त वेलोसिटी 20 है, ऊपर जाते वक्त -10 है, तो जब ये कंबाइन हो जाएंगे तो -60 हो जाएगा। अगर मोमेंटम जीरो हो तो फिर उसका मतलब होता है कि वेलोसिटी जीरो है और ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ये भी एक नया टॉपिक है। फोर्स को डिफाइन करने की लॉजिक की फॉर्मूला है F इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम। ये नया फॉर्मूला है। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इम्पल्स का फॉर्मूला बनेगा F इंटू टी और उसकी यूनिट होगी न्यूटन सेकेंड। देखो, ये एरिया इम्पल्स को शो करेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब दो ऑब्जेक्ट्स आइसोलेटेड सिस्टम में कोलाइड करेंगे तो टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन। इसका फॉर्मूला देखो, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। उसके बाद दूसरा टॉपिक है डाइफ्रैक्शन। जो दूसरा टॉपिक है जो हम रख रहे हैं वो नए टॉपिक्स में जो सेकंड टॉपिक है वो है डाइफ्रैक्शन। ये भी नया टॉपिक है। डाइफ्रैक्शन की पहली डेफिनेशन क्या है कि इट इज द बेंडिंग ऑफ अ वेव एज इट पासिस थ्रू अ नैरो स्लिट। देखो, जब एक वेव एक नैरो स्लिट से गुजरती है तो उसके एजेस पे मुड़ जाती है, इसको डाइफ्रैक्शन कहते हैं।
जब डाइफ्रैक्शन होती है तो उसमें वेवलेंथ नहीं बदलता। देखो वेवलेंथ कांस्टेंट है। दूसरी डेफिनेशन देखो, स्प्लिटिंग splitting of a wave as it comes across an edge। ये जैसे आपको एक ऑब्स्टिकल नजर आ रहा है, तो जब आप एक ऑब्स्टिकल से वेव्स गुजरती हैं तो इस तरह स्प्लिट हो जाती हैं। वाटर वेव्स भी बहुत कॉमनली ऐसा करती हैं, लाइट वेव्स भी करती हैं, बल्कि रोशनी तो एक शेडो बना लेती है। डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन, ये दो चीजों, डिग्री ऑफ डाइफ्रैक्शन का मतलब है डिग्री ऑफ बेंडिंग या एक्सटेंट ऑफ स्प्रेडिंग। ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक है वेवलेंथ और दूसरा है विड्थ ऑफ द स्लिट। अब जितना वाइडर स्लिट होगा, जितना बड़ा स्लिट होगा, उसमें बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। वेवलेंथ बड़ा होगा तो बेंडिंग ज्यादा होगी। देखो इसको कहते हैं स्लिट विड्थ। जितना नैरो गैप होगा उसमें गुजरते वक्त वेव उतना ज्यादा बेंड करेगी। आपको अगर ट्रफ और क्रेस्ट दोनों दिखाने हैं तो आप उसके अंदर डॉटेड लाइन बना के ट्रफ बना दें। डाइफ्रैक्शन के नतीजे में जो इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज करती है। लैम्डा तो नहीं बदलता लेकिन एम्पलीट्यूड जो है, लैम्डा तो नहीं बदलता लेकिन एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। डाइफ्रैक्शन इन वाटर वेव्स, जो वाटर वेव्स होती हैं, जो वाटर वेव्स होती हैं उनमें डाइफ्रैक्शन कैसे करवाते हैं। देखो वाटर वेव्स जब किसी स्लिट से गुजरती हैं तो ऐसे मुड़ती हैं। इसको आप रिपल टैंक में शो कर सकते हो। ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ रिपल टैंक, और इसमें हमने एक स्लिट बनाई है और जब वेव इससे गुजर रही हैं तो इसके एजेस पर बेंड हो रही हैं। रिपल टैंक की एक सिंपल डायग्राम इस तरह पेपर में बना दो कि उसके साथ एक सिग्नल जनरेटर बना दो, डिपर बना दो। रिपल टैंक में नीचे एक पेपर लगाकर उस पर शेडो हासिल किया जाता है। ये रिपल टैंक की टॉप व्यू डायग्राम है। उसके बाद अगला जो टॉपिक हम रिवीजन के लिए रख रहे हैं वो है स्पेस फिजिक्स। हम बेसिकली ये जो क्लास कर रहे हैं ये क्विक रिवीजन है, कल ज़ाहिर पेपर बिल्कुल सर पे, तो ये क्विक रिवीजन है ताकि वो जो ऐसे टॉपिक्स हैं, जो नए टॉपिक्स हैं जिनको कल आने का चांस बहुत है, हम उनकी एक रिवीजन कर लें। सबसे पहले ये टॉपिक है स्पेस फिजिक्स का, और इसमें हमारा जो प्लैनेट है, अर्थ है, वो सूरज के अराउंड 365 डेज में अपना एक ऑर्बिट पूरा करता है, और ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। हमारा प्लैनेट हल्का सा टिल्ट हुआ है और वो 24 आवर्स में अपने एक्सिस पर स्पिन कर जाता है। और मून जो है वो अर्थ को एक महीने में ऑर्बिट करता है, और तकरीबन सूरज से रोशनी को आने में 500 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली रखते हैं। बहुत फंडामेंटल डेटा है, ये आपको सारा डेटा याद होना चाहिए। एवरेज ऑर्बिटल स्पीड, इस चैप्टर, ये नया चैप्टर है स्पेस फिजिक्स, इसमें ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, लेकिन इसमें जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो ये वाला है, v इज इक्वल टू 2πr/t। r का मतलब है एवरेज रेडियस और t का मतलब है ऑर्बिटल पीरियड। ये जरा फॉर्मूला गौर से देखें, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें। देखो हमारा जो सोलर सिस्टम है, हम उसमें, हमारे सोलर सिस्टम में, जो सोलर सिस्टम है उसमें हम एक स्टार को देखते हैं जिसको हम सन कहते हैं, और बाकी 8 प्लैनेट्स हैं जो सूरज को, उसमें जो प्लैनेट उसके अलावा भी ऑर्बिट कर रहे होते हैं, जैसे कि
प्लूटो है उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, उसको हम एक्चुअल प्लैनेट नहीं मानते। फिर मून्स हैं जो कि प्लैनेट्स को ऑर्बिट करते हैं, और उसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में कॉमेट्स होते हैं, नेचुरल मीटियोर्स वगैरह होते हैं। हमारा सोलर सिस्टम में सूरज है, 8 प्लैनेट्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम की कॉम्पोजिशन है। सूरज, सन का हमारा सोलर सिस्टम के सेंटर में है, और ये बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट है। और आपको ये प्लैनेट्स के नाम याद करके जाने हैं, 8 प्लैनेट्स, और इसी ऑर्डर में याद करिएगा क्योंकि ये सूरज से डिस्टेंस बढ़ रहा है और उस ऑर्डर में है। हम्म। फिर ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, और इनको हम प्लैनेट से थोड़ा छोटा देखते हैं, प्लैनेट से थोड़े छोटे होते हैं। प्लूटो पहले हमारे सोलर सिस्टम में था, लेकिन अब हमने उसको सोलर सिस्टम से एज अ प्लैनेट मेंबर निकाल दिया, हमने उसको ड्वार्फ डिक्लेयर कर दिया। There are 8 planets and an unknown number of dwarf planets. Gravitational field around planet is strong enough to have pulled in all nearby objects. Gravitational field जो ड्वार्फ की होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो अपने आसपास मून बना सके, बाकी ऑब्जेक्ट्स को पुल कर सके। एस्ट्रॉइड, ये दे आर वेरी फेमस इन आवर फिक्शन मूवीज एंड अदर टाइप ऑफ presentations. Asteroids actually are minor planets, solid rocks की तरह होते हैं, and in our solar system they are available from a very long time. एस्ट्रॉइड बेल्ट ये हमारे सोलर सिस्टम में है, और ये एक रीजन है पूरा सोलर सिस्टम में जो कि सूरज के करीब है, और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं मुख्तलिफ जो जगहों पे मिलते हैं, लेकिन जुपिटर के करीब इसकी बेल्ट है। मून बहुत फेमस है। पहले तो हमें अपने मून का पता था, लेकिन अब हमें पता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने अपने मून होते हैं। मून्स ऑफ जुपिटर। कॉमेट्स, कॉमेट्स जो है ये बेसिकली फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें गैसेस होती हैं, रॉक्स होती हैं, डस्ट होती हैं। It's heat up and spews dust and gases into a giant glowing head larger than most planets. Asteroids and comets also orbit the sun. जो कॉमेट्स होते हैं वो फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जब ये सूरज के करीब से गुजरते हैं तो इनके ये फ्रोजन स्ट्रक्चर्स मेल्ट हो जाते हैं। सैटेलाइट वो हैं जो हमने भेजे हुए हैं, दीज आर एक्चुअली आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स। अब 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट है जैसे मून है, और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जैसे कि हमने भेजे हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम, अब हम अगर इसको समराइज करें तो नेचुरल सैटेलाइट हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं। आप इसको पिक्चर को अपने सामने गौर से देखो और इसको अच्छे से याद कर लो कि हमारे सोलर सिस्टम की एक जनरल पिक्चर क्या है।
प्लेनेटरी डेटा, अब ये कोई वैल्यूज तुम्हें याद नहीं करनी, लेकिन ये पेपर में इस तरह के टेबल दे सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और मैंने आपको इस पर एक क्लास करवाई थी अलग से, जो इनके सैंपल क्वेश्चंस हैं, फिर स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन हमने किए थे। तो ये नया टॉपिक है। अब प्लेनेटरी डेटा कवर्स ऑर्बिटल डिस्टेंस, ऑर्बिटल पीरियड, डेंसिटी, सरफेस टेम्परेचर, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें आपको देगा और इससे कुछ कैलकुलेशंस, इस तरह का टेबल देकर कैलकुलेशंस करवा सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ये क्या होती है कि आप जैसे वाईफाई के सिग्नल की स्ट्रेंथ देखते हैं ना, किसी मोबाइल कंपनी के जो मोबाइल के सिग्नल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड की सिग्नल स्ट्रेंथ होती है। इसका फॉर्मूला देखें, G इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, और इसमें आप डेटा देख लें और इसकी यूनिट देखें। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होती है एट द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो ये कि प्लैनेट का मास कितना है, और दूसरा आप प्लैनेट के सेंटर से कितना दूर है। ये उसका अप्रोच देखिएगा, जैसे जैसे आप प्लैनेट की सरफेस सेंटर से दूर होते जाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड जाहिर है सबसे स्ट्रांग होती है। द फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट अराउंड द सन इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन। तो ग्रेविटी वो चीज है जिसने हमारी पूरी यूनिवर्स को होल्ड किया हुआ है। सारे जो प्लैनेट्स हैं, सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो इसी ग्रेविटी को फॉलो कर रहे हैं। Strength of the sun gravitational field strength and decreases, and that the orbital speed of planet decreases as the distance from the sun increases। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि स्पीड कम हो जाती है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होती है।
देखो उसके बाद स्टार्स एंड द यूनिवर्स। स्पेस फिजिक्स एक पूरा नया चैप्टर है और इसमें स्टार्स एंड द यूनिवर्स का टॉपिक क्या है कि बेसिकली स्टार के ऊपर एक पूरा सेक्शन बना दिया है इन्होंने। और स्टार जाहिर है सबसे बड़ी पहली मिस्ट्री वही थे। सूरज भी एक स्टार है। स्टार बेसिकली वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट खुद क्रिएट करते हैं और उसके पीछे वो मशहूर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। हमारे क्लोजेस्ट में सूरज है तो हमें पहले वो दिखता है, और भी इस तरह के नंबर लेस स्टार्स हैं। और ये बेसिकली एनर्जी रिलीज करता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। स्टार्स आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, और ये आमतौर पे फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं जो इसके अंदर हो रहे होते हैं। जरा फ्यूजन रिएक्शन को गौर से देखिएगा। दो छोटे न्यूक्लियाई जुड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। स्टार्स, अब जो स्टार्स हैं वो हमारी गैलेक्सी में, यूनिवर्स में भरे हुए हैं। इनके बारे में पहला पॉइंट ये है कि गैलेक्सीज आर ईच मेड ऑफ many billions of stars. Sun is a star in the galaxy known as the Milky Way. ये सब नाम याद करके जाइएगा, पहला साल है इस नए चैप्टर पे, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। मिल्की वे जो है वो कुछ ऐसे हैं जो सूरज से बहुत दूर हैं, और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन लाइट ईयर। जो जाहिर है सूरज से जो स्टार कुछ चीजें हमसे इतना दूर है कि इवन रोशनी को ट्रेवल करने में सालों, मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं, तो वो कितना दूर होगा। जरा लाइट ईयर की कैलकुलेशन देखिएगा। देखो, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, ये एक प्रॉपर टॉपिक लेकर आए हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। स्टार्स वहां बनते हैं जहां पर इंटरस्टेलर क्लाउड्स ऑफ गैसेस हो, डस्ट हो, और वहां पर हाइड्रोजन भी मौजूद हो। ये पूरा एक तरह से स्टार की नर्सरी होती है। First, a protostar is formed. A protostar looks like a star, but its core is not yet hot enough for fusion to take place. इसका पहला स्टेप है। अब ये इंटरस्टेलर क्लाउड होता है और इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, और फिर उसके बाद वो फ्यूजन में एंटर होता है, बिकम्स अ स्टेबल स्टार when the inward force of gravitational attraction is balanced by an outward force due to the high temperature in the center of the star। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रोटोस्टार स्टेबल स्टार कब बनता है। इसको गौर से इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा।
ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटी की वजह से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स करीब आते हैं, ग्रेविटी उनको पुल करती है, और ग्रेविटी की वजह से वो जो बीच में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होते हैं उनमें फ्यूजन होता है. All stars eventually run out of hydrogen as fuel for the nuclear reaction. एक वक्त आता है कि फ्यूल खत्म हो जाता है. Most stars expand to form red giants and more massive stars expand to form red supergiants. When most of the hydrogen in the center of the star has been converted to helium. देखो, a red giant form from a less massive star forms a planetary nebula with a white dwarf as its center. ये तुम्हें प्रोसेस मैंने एक कहा था सीक्वेंस में याद कर लेना. When stars reach the end of their lifetime, they are torn apart by a massive explosion known as supernova. उसमें ये पूरा एक्सप्लोड कर जाते हैं. अब जो रेड सुपर जायंट एक्सप्लोड करते हैं, सुपरनोवा, फॉर्मिंग अ नेबुला कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड न्यू हेवियर एलिमेंट्स, लीविंग बिहाइंड अ न्यूट्रॉन स्टार और अ ब्लैक होल एट इट्स सेंटर. न्यूट्रॉन स्टार एक बड़ी मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है. A star is the collapsed core of a massive supergiant star. ये उसके बाद बनता है. ब्लैक होल के बारे में आपने काफी सुना होगा. इट्स अ वेरी फिक्शन रिलेटेड ऑब्जेक्ट. ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन लाइट उससे एस्केप नहीं कर सकती. देखो, अब तुम इस पूरे प्रोसेस को गौर से देखो और याद कर लो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, तुमने इसको और से देखा तो ये जो प्रोसेस है स्टार का, जिसको स्टार का लाइफ साइकिल कहते हैं, इसको तुम्हें पूरा याद करके जाना है और इसका ये प्रोसेस याद कर लो. अब इसमें इस चैप्टर के आखिर में इन्होंने डिस्कशन रखी है यूनिवर्स से रिलेटेड. द मिल्की वे इज वन ऑफ मेनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मेकिंग अप द यूनिवर्स एंड द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे इज अप्रोक्सीमेटली 100,000 लाइट. हमारा अपना मिल्की वे का बता रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे. रेड शिफ्ट क्या होती है कि ये असल में डॉपलर इफेक्ट है. जब कोई चीज हमसे दूर जा रही होती है तो अपेरेंटली, असल में नहीं होता, अपेरेंटली उसका कलर रेडिश होता जाता है. दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट. ये विजिबल लाइट के 7 कलर्स हैं. विद गायर है, एफ डिक्रीजेस, लैम्डा इंक्रीजेस. तो जब कोई चीज हमसे दूर जा रही होती है तो उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता रेडिश होता जाता है. ये एक अप्रोच है. तो जब इन्होंने गैलेक्टिकल ऑब्जेक्ट्स पे रिसर्च की तो इनको पता चला कि ये ऑब्जेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता अपेरेंटली रेडिश होते जा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि हमसे दूर जा रहे हैं. द बिग बैंग थ्योरी, ये बहुत मशहूर है और इस थ्योरी को कहा यह जाता है कि यूनिवर्स शुरू कैसे हुई.
इट वाज जस्ट अ सिंगल पॉइंट, अ सिंगल यूनिट, और वहां से वो एक्सप्लोड हुआ, एक्सपैंड हुआ और स्ट्रेच हुआ, और अभी भी स्ट्रेच हो रहा है। यानी बिग बैंग एक तरह का ब्लास्ट था। जो रेड शिफ्ट है प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द बिग बैंग थ्योरी। जो रेड शिफ्ट है वो एक एविडेंस बताती है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। रेड शिफ्ट से प्रूव होता है कि बिग बैंग थ्योरी सही है। सो हमने इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लिया। ये हमारा एक क्विक रिवीजन लेक्चर था जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को रिवाइज किया, और इसमें कोई भी क्यूरी हो आपके पास अभी पूछ सकते हैं। अगर जो पेपर 2 से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, क्योंकि इट्स अ थ्योरी पेपर, तो इसमें कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। और हम इसको फिर अभी आज के काम को इतना रख रहे हैं, और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।